हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू आर वाचिंग माय चैनल एफ फॉर डिलेमा। सो गाइज, आज की ये वीडियो होने वाली है आर्टिकल 16 के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 16 को समझेंगे। अ बिट लेंदी आर्टिकल है, लेकिन मैं ट्राई करूँगी पूरा अच्छे से समझाने का। तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जैसा कि आप देख रहे हो, ये है आर्टिकल 16, जिसके टोटल 5 क्लॉजेज हैं। तो वन बाय वन सारे क्लॉजेस को समझेंगे। उससे पहले देख लेते हैं इस आर्टिकल में बेसिकली लिखा क्या है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि जितने भी एरियाज़ हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी प्लेसेस हैं जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है वो पब्लिकली दी जा रही है, थ्रू स्टेट दी जा रही है, वहाँ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है ये आर्टिकल। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब इस तरीके की पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हर पर्सन को इक्वल रख कर ही उसे चांसेस दिए जाएंगे उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट में एंट्री के या अपॉइंटमेंट के। ठीक है, अब पढ़ते हैं वन बाय वन की इन क्लॉजेज में क्या है। आर्टिकल 16 का फर्स्ट क्लॉज कहता है, देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। मतलब कि स्टेट के अंदर जितने भी ऑफिसेज आते हैं, जितनी भी जगह आती है जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट स्टेट प्रोवाइड कर रही है, वहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सबको वहाँ पर अपॉइंटमेंट या फिर वहाँ पे एंट्री, उसकी जो है वो अपॉर्चुनिटी सबको इक्वली मिलेगी, किसी को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। ये कहता है आर्टिकल 16 का फर्स्ट क्लॉज। अब देखते हैं सेकंड क्लॉज क्या कहता है। नो सिटीजन शेल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, race, caste, sex, decent place of birth, residence, or any of them be ineligible for or discriminated against in respect of any employment or office under the state। मतलब स्टेट के अंडर आने वाली कोई भी ऑफिस या फिर कोई भी एम्प्लॉयमेंट में किसी भी पर्सन को इन 7 बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट या उनके बीच में भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो 7 बेसिस क्या होंगे? पहला रिलीजन यानी कि धर्म, दूसरा रेस यानी कि नस्ल, तीसरा कास्ट यानी कि जितनी भी जातियाँ होती हैं, चौथा सेक्स यानी कि जो भी उनका जेंडर है, पांचवा डिसेंट, डिसेंट यानी कि जिस तरीके से फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको फैमिली मेम्बर्स देख के प्रेफरेंस दी जाती है ना, उस तरीके से प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि जहाँ पे उसका जन्म हुआ है, और रेजिडेंस यानी कि जहाँ पे वो पर्सन रह रहा है। या तो इन सातों बेसिस पर या इन सातों में से किसी भी बेसिस पर किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। अगला है क्लॉज 3। Nothing in this article shall prevent Parliament from making any law prescribing in regard to a class or classes of employment or appointment to an office under the government of or any local or other authority within a state or union territory any requirement as to residence within that state or union territory prior to such employment or appointment। अब ये जो क्लॉज़ है, थर्ड क्लॉज़, ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो रेजिडेंस के बेसिस पर एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन कर सकता है। अब आप अगर इस चीज़ को समझेंगे तो जो अभी हमने 16 आर्टिकल का ये जो क्लॉज़ 2 पढ़ा, उसमें हमने देखा कि रेजिडेंस के बेसिस पर हम जो है किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। लेकिन वहीं पर वही क्लॉज़ 2 का ये जो है एक्सेप्शन है क्लॉज़ 3, जिसके अंदर बताया हुआ है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो वो रिजर्वेशन कर सकता है या डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंट, यानी कि किसी पर्टिकुलर जगह पर रहने के बेसिस पर किसी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए प्रेफरेंस दी जा सकती है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के क्लॉज 3 के तहत। नेक्स्ट है हमारा क्लॉज 4। क्लॉज 4 कहता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट from making any such provision for the reservation of appointments or post in favor of any backward class of citizen which in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state। अब ये क्लॉज 4 जो है वो स्टेट को ये पावर देता है कि अगर स्टेट चाहे तो बैकवर्ड सिटीजन्स को देखते हुए, जो पिछड़े लोग हैं उनको देखते हुए, उनके बीच और नॉर्मल लोगों के बीच में प्रेफरेंस बैकवर्ड लोगों को देकर या रिजर्वेशन की पॉलिसी को अपनाकर अपनी स्टेट के अंदर उन्हें एम्प्लॉयमेंट में प्रेफरेंस दे सकती है, उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकती है। और ये जो एम्प्लॉयमेंट इन बैकवर्ड
क्लास ऑफ सिटीजन्स को मिलेगी वो इस बेसिस पर होगी क्योंकि स्टेट के ओपिनियन में शायद स्टेट को ये लग रहा हो कि स्टेट की जितनी भी सर्विसेज हैं वहाँ पर इस पर्टिकुलर क्लास ऑफ सिटीज़न का इतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो उस रिप्रेजेंटेशन को बैलेंस करने के लिए ये रिजर्वेशन स्टेट दे सकती है उन बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स को। अब क्लॉज़ 4 जो है उसके 2 सब क्लॉज़ेज़ हैं 4A एंड 4B। पहले हम डिस्कस करते हैं 4A। 4A कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन विद कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी टू एनी क्लास और क्लास ऑफ पोस्ट इन सर्विसेज अंडर द स्टेट इन फेवर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स which in the opinion of state are not adequately represented in the services under the state। अब इस आर्टिकल का क्लॉज 4A ये कहता है कि अगर स्टेट की जितनी भी सर्विसेज हैं उन सर्विसेज में अगर स्टेट को ये लग रहा है कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं है जितना उनका होना चाहिए, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो स्टेट है वो इन शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की प्रमोशन में भी हेल्प कर सकती है कुछ प्रोविजंस बनाकर। और ये मर्ज़ी स्टेट की होगी कि वो किसी पर्टिकुलर पूरी की पूरी सर्विस में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को प्रमोशन प्रोवाइड करना चाहते हैं या फिर पूरी उस सर्विस में किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए एसटी और एससीज को प्रमोशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो ये जो पावर है ये 4A जो क्लॉज है इस आर्टिकल का वो स्टेट को प्रोवाइड करता है। Next is 4B. Nothing in this article shall prevent the state from considering any unfilled vacancies of a year which are reserved for being filled up in that year in accordance with any provision for reservation made under Clause 4 or Clause 4A as a separate class of vacancies to be filled up in any succeeding year or years, and such class of vacancies shall not be considered together with the vacancies of the year in which they are being filled up for determining the ceiling of 50% reservation on total number of vacancies of that year। अब ये जो क्लॉज 4B है इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब मान के चलो ईयर 2018 में रिजर्व कैटेगरीज के लिए 10% सीट्स यानी कि मान के चलो 10 सीट्स रिजर्व हुई। अब उन 10 सीट्स में से होनी तो 10 सीट्स फिलअप थी रिज़र्व कैंडिडेट्स के थ्रू, लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ 8 सीट्स फिल हुई, बच गई 2। अब जब 2019 आएगा और क्या पता नेक्स्ट ईयर 2019 में वो जो रिज़र्व्ड कैटेगरीज़ के लिए सीट है वो गवर्नमेंट को 15 सीट्स रखनी हो, तो उन पिछली 2 सीट्स का क्या होगा जो पिछले 2018 में रह गई थी। तो अब ध्यान से सुनना कि वो जो पिछली 2 सीट्स रह गई थी जो फिलअप नहीं हुई थी, जो फिलअप हो जानी चाहिए थी, उसको उन 2 सीट्स को 2019 में सेपरेट रखा जाएगा। उन 2 सीट्स को 2019 की 15 सीट्स के साथ मिक्स नहीं किया जाएगा और उन 2 सीट्स की वैकेंसी जो है वो अलग से फिल की जाएगी। ये इस आर्टिकल में बताया हुआ है। अब है क्लॉज 5। Nothing in this article shall affect the operation of any law which provides that the incumbent of an office in connection with the affairs of any religious or denominational institution or any member of the governing body thereof shall be a person professing a particular religion or belonging to a particular denomination। अब ये क्लॉज 5 कहता है कि मान के चलो कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, बी इट हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या मुस्लिम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है और वहाँ का मेंबर बनने के लिए या फिर उस मेंबर का हेड बनने के लिए उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का हेड बनने के लिए किसी पर्टिकुलर रिलीजन का होना ज़रूरी है, तो इस प्रैक्टिस को डिस्क्रिमिनेटरी नहीं माना जाएगा। ये आर्टिकल 16 के क्लॉज 1 और 2 के खिलाफ नहीं माना जाएगा। सो गाइज ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। आर्टिकल 16 यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा आर्टिकल 16 में क्या लिखा है। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट समझाने का। वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर इस आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल डेफिनेटली आंसर। और अगर वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक इट और इस तरीके की वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि मेरी कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।